जय हिंद। आज के इस आरटीओ आर्टिकल में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के उस खंड की बात करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं, द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स सैलिएंट फीचर्स। दोस्तों, इसमें अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो यानी कि बैकग्राउंड, तो भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता M.N. राय द्वारा रखा गया। वर्ष 1934 में ही स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग के बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। नेहरू की इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मान लिया और यही प्रस्ताव सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन, जो कि सर स्टैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था, संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, जिसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। लीग द्वारा दो स्वायत्त राज्यों की मांग के कारण लीग चाहती थी कि जो भारत है अब वह दो स्वायत्त राज्य बने, है ना। संविधान सभा का गठन, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, जिसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा अंततः भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा का नाम दिया गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार प्रत्येक प्रांत, देशी रियासतों व राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी जानी थीं। सामान्यतया 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था रखी गई। संविधान सभा की कुल 389 सीटों में से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 296 सीटें तथा देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित की जानी थीं। 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से तथा 4 का चयन दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान के 4 चीफ कमिश्नर के प्रांतों प्रत्येक में से एक से लिया जाना था। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिख और सामान्य में मुस्लिम और सिख के अलावा में उनकी जनसंख्या के अनुपात में जाना जाता था, है ना। जो सामान्य था वहाँ पर मुस्लिम और सिख को छोड़कर जो लोग थे वो सब सामान्य में आते थे। प्रत्येक विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान से किया जाना था। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय था। संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई-अगस्त 1946 में चुनाव हुए। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग को 73 सीटें और अन्य जो थे छोटे समूहों को 15 सीटें प्राप्त हुई। संविधान सभा भले ही प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुनी गई, फिर भी प्रत्येक समुदाय यथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, ईसाई, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। महिलाएं भी इसमें शामिल थीं। संविधान सभा की कार्यविधि, प्रोसीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग द्वारा इस फैसले का बहिष्कार किया गया। 11 दिसंबर 1946 को
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। यह भारत में हुए राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख मुद्दों के उचित सारांश के रूप में था। साथ ही इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं मूल दर्शन की स्पष्ट झलक थी। इसमें शामिल प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार जो थे वह थे सर बी.एन. राव। देखिए, भारत एक पूर्ण संप्रभु संपन्न गणराज्य होगा जो अपना संविधान स्वयं घोषित करेगा। भारतीय संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो उस समय ब्रिटिश भारत में हैं या देसी रियासतों में या दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र हैं जो संप्रभुता संपन्न भारत में शामिल होना चाहते हैं। भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पद, अवसर और कानूनों की समानता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता होगी तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़ी जातियों, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। अवशिष्ट शक्तियां इकाइयों के पास रहेंगी। स्वतंत्र संप्रभु भारत की समस्त शक्तियां और प्राधिकारों का अंतिम स्रोत भारत की जनता होगी। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वमान्य रूप से स्वीकार किया गया और इस प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप व प्रस्तावना के निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव उन भावनाओं व इच्छाओं का सूचक था जिसकी उपलब्धि के लिए भारतवासी पिछले कई वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की प्रस्तावना का आधार बना और इसी ने संपूर्ण संविधान के दर्शन को मूर्त रूप प्रदान किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा हुए परिवर्तन, चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा 3 परिवर्तन हुए। प्रथम परिवर्तन था संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। दूसरा परिवर्तन था संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई जिसके 2 कार्य थे। पहला कार्य संविधान का निर्माण तथा दूसरा कार्य देश के लिए विधि निर्माण। तीसरा जो परिवर्तन था वह था मुस्लिम लीग के सदस्यों के विभाजन उपरांत अलग हो जाने से संविधान सभा की सदस्य संख्या 299 रह गई। संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य, जैसे कौन सा कार्य हुआ और कब हुआ, तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापित या ग्रहण की। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम को भी अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुआ। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई जिसमें संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। अप्रैल 1952 में अंतरिम संसद का
अस्तित्व समाप्त हो गया। पहली निर्वाचित संसद दोनों सदनों के साथ मई 1952 में अस्तित्व में आई। संविधान सभा की संविधान निर्माण से जो प्रक्रिया थी, है ना, संबंधित कार्य समितियां थी, उनकी बात करते हैं। जैसे बड़ी समितियां थी, संघ शक्ति समिति जिसका अध्यक्ष जो थे वह जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिसमें 2 उप समितियां भी थी। तो उसमें जो पहली थी मूल अधिकार उप समिति, उसके अध्यक्ष जो थे वे थे JB कृपलानी, और दूसरी जो थी वह अल्पसंख्यक उप समिति जिसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। देखिए, प्रक्रिया नियम समिति जो थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और राज्यों के लिए समिति यानी कि राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ही थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और कुछ जो छोटी समितियां थी उनकी भी बात कर लेते हैं। संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति जिसके अध्यक्ष GV मावलंकर जी थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी थे। सदन समिति के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया, और ध्वज राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति जो थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। देखिए, प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा के सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था तथा इसमें 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन विभाजन के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का पुनः निर्वाचन बंबई से हुआ। प्रारूप समिति के सदस्य मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें अध्यक्ष सहित 7 मेंबर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि इसके अध्यक्ष थे, N गोपाला स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव जो थे इन्होंने BL मित्र की जगह ली। ये जो थे N माधवराव वह BL मित्र की जगह इन्होंने ग्रहण की थी, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। BL मित्र जी ने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया, जिसकी वजह से N माधवराव इसमें शामिल हुए। TT कृष्णामचारी जो कि 1948 में शामिल हुए जब DP खेतान की मृत्यु हुई थी उसके पश्चात। तृतीय वाचन के दौरान ही अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पारित किया गया। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने यानी कि 26 जनवरी 1950 के पश्चात लागू किया गया। भारत के संविधान के पिता आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर BR अम्बेडकर को दी जाती है। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी और इनके जो नाम है वह इस प्रकार से हैं। अम्मू स्वामीनाथन थी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रॉय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और एनी मस्करीनी। संविधान सभा के वाचन, प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला।
द्वितीय वाचन जो था वह 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला और जो तृतीय वाचन था वह 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। संविधान की प्रमुख विशेषताएं थी सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान के मूल पाठ को 22 भागों में विभाजित किया गया था। इसमें अब तक 4 अतिरिक्त भाग 4 का, जिसमें मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए। 14 का जो भाग है वह अधिकरण, जिसमें अधिकरण जो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए। और एक है 9 का भाग 9 का, जिसमें नगर पालिकाएँ जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा। और इसी का भाग है 9 खा, जिसमें सहकारी समितियां जो कि 97 यानी कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा जोड़े गए हैं। जबकि भाग 7 पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य के एकमात्र अनुच्छेद जो कि 238 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से निरसित कर दिया गया है। अतः अब कुल भागों की संख्या 25 है, तथापि इसे 22 भागों में ही विभाजित माना जाता है। वर्तमान भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां हैं। इसके व्यापक व विस्तृत होने की प्रमुख वजह भारत के भौगोलिक, ऐतिहासिक व कुछ विशेष राज्यों हेतु अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया है, एडॉप्टेड बाय वेरियस सोर्सेस। संविधान की यह भी एक बहुत खास विशेषता है कि यह कोई एक देश से नहीं बल्कि विभिन्न स्रोतों द्वारा लिया गया है। संविधान के ढांचे के निर्माण को स्रोतों की दृष्टि से 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। संविधान का अधिकांश हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से अधिग्रहित है। न्यायपालिका, अध्यादेश, कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, लोक सेवा आयोग, आपात उपबंध व प्रशासनिक विवरण आदि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। संविधान निर्माण में अनेक देशों के उपादान यानी कि फैक्टर्स भी ग्रहण किए गए, जिसे हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। भारतीय संविधान पर अन्य देशों से ग्रहण किए गए स्रोतों का विवरण, जैसे कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया, तो ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली ली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, चुनाव में सर्वाधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली और परमाधिकार लेख हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति व महाभियोग उपराष्ट्रपति का पद। कनाडा के संविधान से हमने एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप लिया है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, शक्ति विभाजन संघ एवं राज्यों के बीच, राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन हमने कनाडा से लिया है। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSPs लिए हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, राष्ट्रपति की निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया भी हमने आयरलैंड से ली है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया ग्रहण की है। फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत, गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी हमने फ्रांस के संविधान से ही ग्रहण की है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक,
ली है। जर्मनी यानी कि वाइमर संविधान, वहाँ से हमने आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का जो निलंबन होता है उसे लिया है। जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ग्रहण की है। पूर्व सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से हमने आज का जो रूस है उससे हमने मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श ग्रहण किया है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है। दोस्तों, भारतीय जो संविधान है उसकी अगली विशेषता यह है कि यह नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनफ्लेक्सिबिलिटी। भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि दोनों का समन्वित रूप है। अनुच्छेद 368 के तहत दो प्रकार के संविधान संशोधन का प्रावधान है। विशेष बहुमत, कुल सदस्यों के उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों द्वारा अनुमोदन। इसके अलावा संविधान के कुछ प्रावधान आम विधायी प्रक्रिया की तरह संसद में सामान्य बहुमत के माध्यम से संशोधित किए जा सकते हैं। एकल नागरिकता यानी कि सिंगल सिटीजनशिप भारतीय संविधान की विशेषता है कि एकल नागरिकता भारतीय संविधान देता है। भारतीय संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एकल नागरिकता प्रदान करता है। हम अमेरिका और कनाडा की तरह दोहरी नागरिकता नहीं देते। नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक वर्णित हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है: जन्म द्वारा, वंशक्रम द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा, देशीयकरण द्वारा, भूभाग के सम्मिलन द्वारा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। प्रत्येक नागरिक जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है या हो, उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा के आधार पर मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। वर्ष 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ज्ञातव्य है कि इस संविधान संशोधन से पूर्व जो मताधिकार की आयु थी वह थी 21 वर्ष, परंतु वर्तमान में 18 वर्ष है। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका भी भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। एन इंडिपेंडेंट एंड फेयर ज्यूडिशरी। भारतीय संविधान एक स्वतंत्र, एकीकृत एवं निष्पक्ष न्यायपालिका का प्रावधान करता है। भारत में न्यायिक व्यवस्था में एक क्रम पाया जाता है जिसमें शीर्ष स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है, उसके बाद उच्च न्यायालय और उसके बाद जिला अधीनस्थ न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करने के साथ साथ संविधान का भी संरक्षक यानी कि कस्टोडियन है। संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से अलग है। सर्वोच्च न्यायालय एक ओर न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के माध्यम से असंवैधानिक कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के माध्यम से संविधान के भागों में परिवर्तन या संशोधन कर सकती है। संविधान की सर्वोच्चता यानी कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की सर्वोच्चता से आशय है कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। सरकार के सभी अंगों को संविधान द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं के अधीन रहकर कार्य करना पड़ता है। यदि विधायिका द्वारा निर्मित कानून या राष्ट्रपति द्वारा जारी कोई अध्यादेश संविधान के आधारभूत ढांचे के विरुद्ध हो तो न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती है। संसदीय शासन प्रणाली पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। भारतीय संविधान ब्रिटिश की तरह या ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली के तहत शासन संचालन करता है, जो विधायिका व कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग पर आधारित है।
संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत संसद की भूमिका अहम होती है। इसमें राष्ट्रपति व राज्यपाल जहां कार्यपालिका के नाम मात्र के प्रधान होते हैं, वहीं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। संसदीय लोकतंत्र का आशय यह भी है कि संसद की द्विसदनात्मक व्यवस्था में जनता द्वारा चुने प्रतिनिधियों द्वारा शासन संचालन हो। मूल अधिकार, मूल कर्तव्य तथा नीति निदेशक तत्व, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है। इनकी संख्या वर्तमान में 6 है। नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित हैं। मूल कर्तव्यों का मूल संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग 4 का के रूप में इन्हें शामिल किया गया है। त्रिस्तरीय शासन यानी कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था, 3 टियर गवर्नेंस और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। शासन संचालन में सुगमता व पारदर्शिता हेतु 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से स्थानीय स्वशासन का उपबंध किया गया है। इस प्रकार केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का उपबंध किया गया है, जो विश्व के अन्य संविधानों में नहीं है। आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपात उपबंधों के माध्यम से देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता आदि को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। संविधान के भाग 18 के तहत 3 प्रकार के आपात उपबंधों की व्यवस्था है। राष्ट्रीय आपात यानी कि अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन यानी कि अनुच्छेद 356, वित्तीय आपात जो कि अनुच्छेद 360 के तहत होता है। पंथ निरपेक्ष राज्य यानी कि सेकुलर स्टेट, पंथ निरपेक्ष राज्य सेकुलर स्टेट। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता से तात्पर्य सरकार द्वारा ऐसी कोई नीति न अपनाए जाने से है जो किसी व्यक्ति के धर्म के आधार पर भेदभावकारी हो। संघात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव है। भारतीय संविधान संघात्मक संविधान तो है किंतु एकात्मकता की ओर झुकाव है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को एकात्मक राज्य घोषित करता है। साथ ही भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली के 3 प्रमुख लक्षणों, जिसमें लिखित संविधान, सर्वोच्च व स्वतंत्र न्यायपालिका तथा केंद्र एवं इकाइयों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन शामिल है, इन सभी को भी अपनाया गया है। भारतीय संविधान की विशेषताओं, अब इनको हम थोड़ा क्विक रिवाइज कर लेते हैं। जैसे सबसे लंबा लिखित संविधान है, नम्यता एवं अनियमितता का मिश्रण है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, पंथ निरपेक्ष राज्य, आपात उपबंध, स्वतंत्र निकाय, त्रिस्तरीय शासन, नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, संसदीय शासन प्रणाली, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु विशिष्ट प्रावधान। 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से हुई। इसकी शुरुआत 2015 से हुई क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था। इसका उद्देश्य यह था कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 से इसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू किया गया था। इसलिए 26 नवंबर का दिन
संविधान के महत्व का प्रसार करने हेतु चुना गया। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन, जो कि दिसंबर 1929 में पूर्णतया पूर्ण स्वराज्य की घोषणा तथा 26 जनवरी 1930 के दिन को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा के कारण लिया गया। जय हिंद।